नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन हूँ। सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में आपसे मैं कोलोनोस्कोपी के विषय में बात करूँगा। एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी क्या होती है, इसकी ज़रूरतें क्या होती हैं, इस संबंध में मेरा पहले का भी एक यूट्यूब पे वीडियो है और इसके बारे में चूँकि ये बहुत ही कॉमन कंडीशंस हैं, कई सारे सवाल आते हैं, तो मैं आज आपको एक दूसरे फॉर्म में इसके बारे में बताऊँगा, दूसरे फॉर्मेट में कि हम कोलोनोस्कोपी क्या होती है और क्यों करना चाहिए कोलोनोस्कोपी। अगर आप मुझसे पूछें कि आप ऐसे 5 सबसे कॉमन कारण बताइए जिसके कारण हमें कोलोनोस्कोपी कराने की ज़रूरत पड़े, तो देखिए इसमें जो सबसे पहली ज़रूरत होती है कोलोनोस्कोपी की वो होती है अगर हमें स्टूल के अंदर यानी कि लैट्रिन के अंदर खून आ रहा हो तो कोलोनोस्कोपी कराने की ज़रूरत है। अगर विजिबल ब्लड दिख रहा है, रेड ब्लड दिख रहा है, तो इसका आंसर कोलोनोस्कोपी के ज़रिए मिलता है। दूसरा, अगर हमें खून की कमी हो रही हो जो आयरन की कमी से हो रही है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसके वर्कअप में एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी ये चीज़ें आती हैं। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस और डायरिया अगर हो रहा हो, लूज मोशंस हो रहे हों, तो इसके लिए कोलोनोस्कोपी, आंतों के अंदर की कई बीमारियां होती हैं जिसके कारण जिसको कोलोनोस्कोपी के ज़रिए डायग्नोज किया जा रहा हो। अनएक्सप्लेन्ड पेन एब्डोमेन लोअर पार्ट में हो रहा हो, इसके कारण कोलोनोस्कोपी की ज़रूरत होती है। तो ये बीमारियों से संबंधित हो गई। और दुनिया के कई सारे देशों में कोलोनोस्कोपिक स्क्रीनिंग का एक तरीका होता है जिसमें 55 साल से ज़्यादा के लोगों में कोलोनोस्कोपी के ज़रिए पॉलिप्स को देखते हैं और यदि पॉलिप्स हैं और एक साइज़ से बड़े हैं तो इनको रिमूव करते हैं, क्योंकि इन पॉलिप्स से फ्यूचर में कैंसर बनने का खतरा होता है। और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक स्टडीज़ में देखा गया है कि स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपीज़ करके अगर हम पॉलिप्स को डिटेक्ट करें और उसको रिमूव करें तो उससे हम लॉन्ग टर्म में कोलन कैंसर से बच सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में अभी ऐसी स्टडीज़ नहीं हैं, चल रही हैं। निकट भविष्य में उसके परिणाम मिलने की संभावना है जिससे हम ये बता सकें कि स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी अगर हमारे देश में लोगों को रिकमेंडेड है या नहीं है। ये चीज़ कॉस्ट, अवेलेबिलिटी, कई सारी चीज़ों पर निर्भर करती है और हमारी चॉइस पर भी निर्भर करती है। तो स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी को अगर हम हटा दें तो हम पहले 4 कारणों को देखें। अगर ब्लीडिंग हो रही हो, रेड ब्लड आ रहा हो, तो इसके लिए तुरंत ही कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी करानी चाहिए। अगर ब्राइट रेड ब्लड आ रहा हो, इसके सबसे कॉमन कारणों में हेमरॉइड्स, पाइल्स होते हैं। और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि अगर कई बार मैंने देखा है, कई सारे दूसरे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का भी सेम एक्सपीरियंस है कि पाइल्स का ऑपरेशन हो जाता है और अंदर अगर एक सिंपल कोलोनोस्कोपी नहीं की गई, अंदर कोई और दूसरा कारण हो और ये बीमारी 6 महीने, साल के बाद कुछ अन्य फॉर्म में आती है। दूसरी कॉमन बीमारियां जो इससे डायग्नोज होती हैं वो अल्सरेटिव कोलाइटिस, सॉलिटरी रेक्टल अल्सर, पॉलिप्स और कैंसर। खास करके अगर किसी बुज़ुर्ग आदमी में 50 साल से ऊपर खून की कमी और लैट्रिन में ब्लड आने की दिक्कत हो तो ज़रूर ही तुरंत कोलोनोस्कोपी करनी चाहिए, क्योंकि पाइल्स एक बहुत कॉमन चीज़ है। अगर पाइल्स दिख भी रही है, पाइल्स खून की नसें होती हैं जो एनस यानी कि लैट्रिन के मल द्वार के चारों तरफ होती हैं। ये 40% लोगों में होती हैं। तो अगर बाहर पाइल्स दिख भी रहा है तो अंदर कुछ और ना हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो वहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है, यानी कि अगर खून की ज़रूरत से ज़्यादा कमी है, वेट कम हो रहा है और ये चीज़ें हो, तो निश्चित रूप से कोलोनोस्कोपी के लिए आपको जाना चाहिए। पाइल्स से कभी भी इतनी ब्लीडिंग नहीं होती जिसमें कि खून बहुत ज़्यादा कम हो जाए। हो सकता है बट ये कॉमन नहीं होता है। सिमिलरली जो दूसरा अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी है, कई बार वो पाइल्स की तरह मिमिक करती है और अंदर छाले होते हैं जिसका इलाज बिल्कुल भिन्न होता है। तो ब्लीडिंग की अगर चल रही हो समस्या तो इसमें तो इसका कोई दूसरा प्रश्न ही नहीं है कि क्या टेस्ट करना है, कोलोनोस्कोपी करनी है। दूसरा आ गया खून की कमी। खून की कमी अगर हो रही हो अडल्ट मेल्स में तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं आंतों से खून निकल रहा है जिसको ऑकल्ट ब्लीडिंग कर रहे हैं। खून अगर निकलता हुआ दिख भी नहीं रहा हो तो छोटी मात्रा में निकलता है जिसको ऑकल्ट ब्लीड कहते हैं। और अगर ये आयरन की कमी है तो ये निश्चित रूप से इसकी पुष्टि हो जाती है कि कहीं ना कहीं से खून निकल रहा है। दूसरी संभावना है कि आप खाना पूरा ना खा रहे हो या खाना एब्जॉर्ब ना और हो रहा हो, तो इसके भी टेस्ट होते हैं और ये लक्षणों से पता चल जाता है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं और खून की कमी आयरन डेफिशिएंसी के कारण है तो फिर इंटेस्टाइन की जाँच जिसमें एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी आती है, ये दोनों चीज़ें निश्चित रूप से करनी चाहिए। अगर इसमें भी आंसर ना मिले तो छोटी आंत को देखने के लिए कैप्सूल एंडोस्कोपी होता है। कैप्सूल एंडोस्कोपी के बारे में मैं आपसे किसी अन्य वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। तो ये जांच की प्रक्रिया है जिसमें जब तक हमें समुचित कारण ना मिल जाए इसको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये ट्रीटेबल
कारणों से होता है, और आयरन की गोली खा करके खून बढ़ जाए और उससे हम खुश हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं और रुक जाएं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनट्रीटेड ये बीमारियां आगे बढ़ सकती हैं और ये कॉम्प्लिकेशंस को जन्म दे सकती हैं। तीसरी चीज़ होती है डायरिया, यानी कि अगर लगातार लूज मोशन चल रहे हो तो डायरिया की बीमारी जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन से होती है। ये भी एक अपने आप में एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, बट संक्षेप में छोटी आंत और बड़ी आंत जो खून और स्टूल टेस्ट और जनरल टेस्ट के ज़रिए अगर होने वाली बीमारियों से एक्सक्लूड हो गया, तो लार्ज इंटेस्टाइन से होने वाली डायरियाज़ में जो सबसे 3 कॉमन बीमारियां होती हैं वो होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज़ और आंतों की टीबी। सीटी स्कैन के ज़रिए, किसी भी ज़रिए अगर इंडिकेशन हो छोटी आंत और बड़ी आंत की जंक्शन पे अगर ये है, तो बहुत आसानी से हम कोलोनोस्कोपी के ज़रिए कर सकते हैं और बहुत कॉमन होता है। अगर किसी को आंतों की टीबी निकल आए तो ये बहुत ही ट्रीटेबल बीमारी है। सिमिलरली अगर आपको क्रोन्स डिजीज़ की बीमारी है तो उसको डायग्नोज करने का सबसे सरल तरीका इंटेस्टाइन को अंदर से देखना, जो ज़ख्म अल्सर्स दिखते हैं उनकी बायोप्सी करना और फिर उनकी बायोप्सी के ज़रिए ये डायग्नोज करके फिर उसका ट्रीटमेंट करना। तो ये जो कारण हैं, अगर ये चीज़ें हैं तो कोलोनोस्कोपी ज़रूर करानी चाहिए। काफ़ी सारे लोग इस प्रोसेस से डरते हैं। नंबर 1, इसमें एक प्रिपरेशन इन्वॉल्व होता है, जिसमें एक दवा दी जाती है जिसको पीने के बाद पेट अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में चूँकि स्टूल मल एकत्रित होता है, तो जब तक वो साफ़ नहीं होगा अंदर दिखेगा नहीं। तो जब पेट साफ़ हो जाए उसके बाद जैसे मुंह के रास्ते एंडोस्कोपी होती है, लैट्रिन के रास्ते एनस के थ्रू एक फ्लेक्सिबल ट्यूब के ज़रिए, आजकल ये इंस्ट्रूमेंट्स इतने अच्छे हैं कि इसको करने में 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है। जनरली ये सिडेशन में, हल्के नींद के इंजेक्शन में होता है। यदि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हों तो उससे भी डीपर एनेस्थीसिया में हो सकता है। और सेफ़, अगर आप किसी अच्छी जगह से करा रहे हैं, इसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। बहुत अनकॉमन कॉम्प्लिकेशन, आंतों का परफोरेशन और ये चीज़ें बहुत ही अनकॉमन होती हैं, होती ज़रूर हैं। अगर कोई निश्चित रूप से जो भी अगर आपके सवाल हो तो जो डॉक्टर कर रहा है वो आपको इसके बारे में जानकारी देगा। बट अगर हमारे पास एक वैलिड रीज़न है कि कोलोनोस्कोपी से इस चीज़ का आंसर मिलेगा, तो हमें इससे घबरा करके इसको ना कराना नहीं चाहिए। जो मैंने आपको कारण बताए, जो 5 सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसके लिए हमें कोलोनोस्कोपी करने की ज़रूरत पड़ती है, वो एक सिंपल प्रोसीजर है। ज़्यादातर ये OPD बेसिस पर होती है, इसके लिए किसी एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। और जनरली आप एनेस्थीसिया, जो भी शॉर्ट एनेस्थीसिया से आप आधे घंटे में रिकवर करके वापस फिर घर जा सकते हैं। उम्मीद है कि इससे आपकी जो मन में आशंकाएं और सवाल होंगे उसका आंसर मिला होगा आपको। और अगर आपको इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए, आप अपने पास शहर के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलिए। अगर आप आना चाहें मेरे पास तो आकर के मुझसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।